हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्निंग हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो जैसे मैंने बताया था कि आज का सेशन भी हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम अपना चैप्टर आवर कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम कंक्लूड करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था अबाउट सॉवरन, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। अब बचा है लास्ट, जो कि है रिपब्लिक, राइट? तो याद करो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हियर बाय सोलेमनली रिजॉल्व, क्या था सबसे पहला? सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ये बचा है वो रिपब्लिक। ओके, सो रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट वेयर हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड डज नॉट इनहेरिट हिज पोजीशन। बस यही तो वो बात है कि राजा रानी का राज हो गया है अब खत्म, और अब हम ऐसा देश हैं जो हम अपना लीडर चूज करते हैं, ना कि हमें किसी का वंश चला आ रहा है राजाओं का, और अब वही अगला ही उसका ही बच्चा राजा बनेगा। ऐसा अब नहीं होता है। सो इन इंडिया प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज इलेक्टेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो जैसे इंडिया में ना जो प्रेसिडेंट है, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, उसको एमपीज और एमएलएज इलेक्ट करते हैं। तो जो बैठते हैं ना दिल्ली में, बस वही एमपीज और एमएलएज इलेक्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो किसी किंग या क्वीन का बच्चा है या उसके पूर्वज राजा रानी रह चुके हैं और उनके पास पहले गद्दी थी और अब वो गद्दी संभालेगा। ऐसा नहीं होता है। सो इलेक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। तो जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो इनडायरेक्टली हम ही उसको इलेक्ट कर रहे हैं। कैसे इनडायरेक्टली, कैसे हुआ? हम लोकसभा के इलेक्शंस में कौन वोट देता है? हम देते हैं, राइट? तो ये एमपीज और एमएलएज हम ही चूज करते हैं, और यही फिर चूज करते हैं हमारा हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज प्रेसिडेंट। तो अभी 2022 में जब इलेक्शंस हुए थे, तो द्रौपदी मुर्मू जी को ही चुना गया था हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उससे पहले कौन था? उससे पहले थे हमारे रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो किसने वोटिंग की? इन एमपीज और एमएलएज ने वोटिंग की, और फिर हमें मिला अपना हेड ऑफ द स्टेट। तो इन एमपीज और एमएलएज को कौन चुनता है? हम ही चुनते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, I think I left something. Okay, so these are the elected members of the state legislative assemblies. तो बस यही जिनको हम चुनते हैं वो आगे head of the state चुनता है, and this term is for 5 years. तो 5 साल बाद वो बदल जाते हैं। So the comparison of republic in India versus USA. तो इंडिया और यूएसए में ये जो रिपब्लिक है ना, इसका कंपैरिजन कैसे है अभी बताती हूँ। तो बोथ इंडिया एंड यूएसए आर रिपब्लिक्स बिकॉज देयर प्रेसिडेंट्स आर इलेक्टेड। ठीक है, हम दोनों ही रिपब्लिक है क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट्स इलेक्ट किए जाते हैं। द की डिफरेंस इज दैट इन यूएसए प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हु इज मोर पावरफुल। तो अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो हैं प्रेसिडेंट of USA, right? So he has all that power. He is more powerful. वहीं पर अगर हम इंडिया में बात करें, so the president is the head of the parliamentary government. मेनली अ सेरिमोनियल रोल होता है। जो मेन पावर होती है वो होती है हमारी कंट्री में इन द हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होल्ड्स मोर पावर एज कंपेयर टू द प्रेसिडेंट। यूएसए में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होगा ना, वो ही पॉलिसी मेकिंग में या फिर से मिलिट्री में कुछ कमांडिंग पोजीशंस में या फिर कुछ फॉरेन पावर्स को वो हैंडल करता है डायरेक्टली। बट इंडिया में क्या होता है, ऑल्दो अप्रूवल जो है इन लॉज का, जितने भी लॉज इंडिया में बनते हैं वो आता इंडियन प्रेसिडेंट की से ही होके अप्रूव होके आते हैं, बट जो मेन पावर है वो प्राइम मिनिस्टर और ये जो पार्लियामेंट है ना, यहाँ पर जो एमपीज एमएलएस बैठते हैं उनके हाथ में होता है। और इंडिया में मेजर डिसीजंस जो हैं वो ये पार्लियामेंट में लिए जाते हैं, और अप्रूवल के लिए इनको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, और प्रेसिडेंट जो है वो जस्ट अप्रूव करता है। उसके हाथ में इन लॉज को बनाना या चेंज करने की पावर नहीं होती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूएसए और इंडिया में। अगर हम रिपब्लिक को कंपेयर करें, सो दिस इज द मेन डिफरेंस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस
Now coming on to the main features of the republic. So the most important characteristic of republic is that its head of state is always elected. ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही है रिपब्लिक होने का कि जो हमारा हेड है ना, इट इज ऑलवेज इलेक्टेड. उसमें कोई राजा रानी के जो बच्चे हैं वो आगे नहीं आते हैं. सो देयर इज नो हेरिडिटरी राइट, मीनिंग द लीडर्स आर नॉट born into power but they are chosen by the people. फेयर इनफ, समझ आ गया. तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि 2022 में इंडिया की प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई थी द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनको भी इलेक्ट किया गया था बाय दीज मेंबर्स. कोई ऐसा नहीं था कि उनके पापा या मम्मी पहले उस गद्दी पे बैठे थे और अब वो गद्दी उनको मिल गई, राइट. तो ऐसा नहीं है और ऑटोमेटिकली कोई भी लीडर नहीं बनेगा, उसको एक पूरे प्रोसेस से आना ही पड़ेगा. फैमिली का पावर नहीं चलेगा यहाँ पर कि अब द्रौपदी मुर्मू जी हैं, अब उनके बच्चों में से कोई गद्दी संभालेगा, ऐसा नहीं होगा. बट वो अगेन फेयर इलेक्शंस के इलेक्ट होके ही कोई आएगा और वो ही अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट जो भी होगा वो वही बनेगा, राइट. तो जैसे यूके में होता है कि एक किंग है या क्वीन है, फिर आगे आगे उनके ही बच्चे जो है वो किंग और क्वीन बनते जाते हैं, तो वैसा हमारी कंट्री में नहीं होता है. Okay, so this is the real meaning of republic. Now coming on to justice. So justice का मतलब होता है meaning treating everyone equally without any privileges and prejudice. इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब है? तो कोई भी इंसान जो भी इंडिया में रहते हैं, कोई भी इंसान दे विल नॉट गेट अ स्पेशल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन वो कौन सी कास्ट से आता है या उसके पास पैसे कितने हैं या फिर उसका जेंडर क्या है. इस बेसिस पर कभी भी किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होता है. एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली इररिस्पेक्टिव वी आर फ्रॉम विच कास्ट या हमारे पास पैसे कितने हैं या फिर हमारा जेंडर क्या है. सो इट एंश्योर्स दैट ऑल द पीपल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड रिसीव व्हाट दे राइटफुली डिजर्व. तो जैसे कि अगर हमने बात की थी राइट टू एजुकेशन एक्ट की, जिसमें हर बच्चा चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, सबके पास एक राइट टू एजुकेशन की फ्रीडम है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि वो पढ़ सके और आगे बढ़ सके. सो जस्टिस एक्चुअली मीन्स fairness, that everybody will be treated equally. The coming up is the first is the social justice. So it ensures no discrimination based on caste, religion, gender और economic status. मतलब social level पर कौन सी कास्ट है, तुम किस रिलीजन से आते हो या तुम्हारा जेंडर क्या है या फिर तुम्हारे पास कितना तुम अमीर हो या गरीब हो, वैसा नहीं है. सो देर इज ऑलवेज अ सोशल जस्टिस, राइट. तो अगर हम रिकॉल करें प्रियम्बल, तो प्रियम्बल में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मेंशन्ड है, राइट. सो इट इंश्योर्स द डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सबको इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. तो जैसे SC/ST के लिए भी एक प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया था, जहां पर जो दलित हैं या फिर जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनको भी किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए उनको भी कुछ स्पेशल उनके लिए भी कुछ स्पेशल लॉज बनाए गए. वैसे ही राइट टू एजुकेशन मतलब रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड इन एजुकेशन, वो भी उनको दिया गया ताकि उनको भी मौका मिले आगे बढ़ने का और उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव ना हो. Coming up next is economic justice. So it focuses on reducing the gap between rich and poor and it ensures that everyone has fair chance to earn their livelihood and it prevents economic एक्सप्लॉयटेशन. तो जैसे कि हमारे पास है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके अंडर लोगों को जो भी मतलब वो लोग जो पुअर हैं उनको फ्री फूड ग्रेन्स और फाइनेंशियल एड्स दी जाती हैं ताकि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर सके. तो इस तरह जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या जो हमारे प्रियम्बल में लिखा है ना, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट की पॉलिसीज और लॉज बनते हैं और उस हिसाब से वो बदलते भी हैं. फिर जैसे हमने बात की थी लास्ट वीडियो में मनरेगा,
राइट। तो मनरेगा में भी जो रूरल एरियाज में रह रहे लोग हैं उनको 100 डेज का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की, जिसमें वो पैसे कमा सकते हैं और पॉवर्टी को दूर भगा सकते हैं और अपने घर के लिए पैसे कमाकर एक अच्छी लाइफ अपनी फैमिली को भी दे सकते हैं और खुद को भी ले सकते हैं। सो एक और था, दैट इज मिनिमम वेज एक्ट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कि हर एक जो वर्कर है उसको फेयर सैलरी मिले, तो उसके लिए भी काम करती है हमारी गवर्नमेंट, उसके लिए भी लॉज बनाए गए हैं। देन कमिंग ऑन टू द पॉलिटिकल जस्टिस, सो इट गारंटीज इक्वल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। तो अगर हम पंचायती राज सिस्टम में देखें ना, तो जो लोकल पीपल हैं वही अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, और जो ये ध्यान रखें कि जो ग्रास रूट है ना डेमोक्रेसी की वो बनी रहे, राइट। वैसे ही लोकसभा इलेक्शंस में भी ऑल दोज हु आर अबव 18 कैन वोट, और जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है दैट इज सेम फॉर एवरीबडी, वेदर यू आर अ मेल और फीमेल, या फिर आप अमीर हो गरीब हो, आपके पास कितना पैसा है दैट डजंट मैटर, आप किसी भी रिलीजन या कास्ट के हो। वैसे ही रिजर्वेशन भी, जैसे पंचायत में कई जगह ना कुछ सीट्स विमेन के लिए रिजर्व होती हैं कि वहां पर जो मेंबर होगा वो कौन होगा, वो एक विमेन ही होगी। पंचायत में जो पंच होते हैं वो एक फीमेल ही बनेगी। आपने एक सीरीज देखी है पंचायत, तो उसमें दिखाते हैं ना वो कौन से फुलेरा गांव, तो फुलेरा गांव में वो जो लेडी है वो, क्योंकि एक लेडी के लिए एक सीट रिजर्व थी, तो वो सीट वो एक लेडी को ही मिलती है। ठीक है, उसमें कोई और खड़ा नहीं हो सकता इलेक्शन के लिए, अगर हो भी जाओगे तो तुम हार जाओगे, तो खड़ा होना है तो सिर्फ लेडी कैंडिडेट्स ही खड़ी हो सकती है और वही आपस में compete करती हैं। Now coming on next, okay, so we left with few points over here. Okay, so every citizen has right to vote and contest elections, ensuring fair representation in the government. Okay, the next one is justice and democracy. So जस्टिस इज असेंशियल फॉर ट्रू डेमोक्रेसी। अगर हम ये बोलते हैं कि हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसके लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जस्टिस दें लोगों को, चाहे कुछ भी हो, मतलब कास्ट, क्रीड, जेंडर, एनीथिंग, कुछ भी हो, बट हर इंसान को जस्टिस मिलना ही चाहिए। The political democracy is not alone enough. Also, the country needs social and economic democracy, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। सो जस्टिस इंश्योर्स फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल, हेल्पिंग बिल्ड एन इक्वल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। तो ये एक फेयर ट्रीटमेंट देता है सबको, और ये एक सोसाइटी जहां पर सब लोग इक्वल हों और सब बराबर हों और एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, ऐसी सोसाइटी बनाने में हमारी हेल्प करता है। तो इसी में वही हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स, जहां पर हमने ट्रिपल तलाक की बात की थी, तो दिस वाज इन मुस्लिम्स, ट्रिपल तलाक वाला चीज, तो सुप्रीम कोर्ट ने ना जजमेंट पास की कि ये जो ट्रिपल तलाक है इसको बैन कर दो, बिकॉज इसकी वजह से जो मुस्लिम विमेन है उनको उनके राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं। सो दिस वाज बैन्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, इररिस्पेक्टिव कि वो कौन से रिलीजन से आती है, वो फर्क नहीं पड़ता है। देन राइट टू एजुकेशन, वेदर यू आर अ गर्ल और बॉय, रिच पुअर, कुछ भी है, सब हर एक के पास एक बेसिक अधिकार है पढ़ने का। वैसे ही मनरेगा कि 100 वर्किंग डेज सबको मिलेंगे और उनकी सैलरी भी मिलेगी। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू द जस्टिस एंड सोशलिज्म। तो कैसे जस्टिस और सोशलिज्म आपस में कनेक्टेड हैं? सो द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी लेड इन द इंडियन गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड सोशलिज्म। सोशलिज्म एम्स टू क्रिएट सोसाइटी विद वेयर रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली एंड अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल टू एवरीवन। जैसे कि आपने पब्लिक हेल्थ केयर देखा होगा, जैसे आपने एम्स के बारे में काफी सुना होगा, दिल्ली में है, अब तो और जगह भी खुल गया, हिमाचल में भी एक एम्स खुला है। तो एम्स जो है वहां पर लोगों को हेल्थ केयर मिलता है, अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड स्टाफ होता है उनके पास, और ये हेल्थ केयर उनको फ्री और अफोर्डेबल
कुछ चीजें फ्री होती है और नहीं तो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में उनको ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलती हैं, एंड नोबडी कैन डिनाई यू ट्रीटमेंट से। अगर वो उनके बस का ना हो या आउट ऑफ रीच हो तो अलग बात है, लेकिन इफ यू गो देयर सो दे कैन नॉट डिनाई कि वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे, वो आपको मना नहीं कर सकते हैं। इंडियन रेलवेज और ONGC जैसी कुछ चीजें हैं जो इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई थी, जो पब्लिक सेक्टर के अंडर था। ये लाया ही इसलिए गया था कि वो जो प्राइवेट कंपनीज है ना, उनकी मोनोपोली ना हो और कुछ चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी रहें, ताकि गवर्नमेंट भी लोगों को एक फेयर चांस दे सके आगे बढ़ने का, राइट? तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फॉर एवरी इंडिविजुअल टू लिव विद इंडिपेंडेंट थॉट्स एंड एक्शंस। इट इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, तो हमारे पास मी एज एन इंडिविजुअल हैज राइट टू लिव द लाइफ द वे आई वॉन्ट। ठीक है, जो सोच मैं रखना चाहती हूँ, जो एक्शंस मैं करना चाहती हूँ। सो राइट नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट आवर राइट्स, बट व्हेन वी विल टॉक अबाउट आवर ड्यूटीज देन यू विल अंडरस्टैंड कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप आसपास वालों को तंग करके रख दो, तो फिर वो वाली जो राइट्स है ना आपके, वो छिन जाएंगे फिर। ठीक है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। सो हर एक को फ्रीडम ऑफ थॉट, वो क्या सोचता है, कैसे एक्सप्रेस करता है, उसके बिलीव्स क्या है, उसके फेथ क्या है, वो किसकी पूजा करना चाहता है, दैट इज ऑल ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो। सो एवरी सिटीजन हैज राइट टू होल्ड एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज फ्रीली विदाउट एनी फियर। किसी के डर के बिना आप ये सब कुछ कर सकते हो। पीपल कैन चूज एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन अकॉर्डिंग टू देयर विल। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक ना बड़ा ही अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे 2014 में एक छोटी सी बच्ची इंडिया से, जिसका नाम था लिजी प्रिया। ठीक है, शी इज वन ऑफ द वेरी यंग climate change activist. So this small little girl, she understood what climate change is, कैसे climate बदल रहा है, and then she started speaking up for this climate change, which not only impacted the people of India but also worldwide. Internationally भी ना लोगों ने उनकी बात समझी और उनको मदद की जो वो करना चाहती हैं उसमें, चाहे even if it is like spreading the word about the climate change. So even that small little child has the freedom of expression. वो अपनी चीजें अपने हिसाब से एक्सप्रेस कर सकती है without anybody's pressure. Got this? Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। Now the importance of liberty in India. तो इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है भाई? So protects individual rights, ensure that all the citizens can freely express their opinions and follow their faith and thinking independently. ठीक है, तो हम अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अपने फेथ को फॉलो कर सकते हैं और हम इंडिपेंडेंटली अपनी चीज़ों को सोच समझ एक्सप्रेस कर सकते हैं। Then freedom of religion, so people can follow and worship any religion without any restrictions. If I want to follow Hinduism, I will. If I want to follow Christianity, I will. If I want to follow Sikhism, I will. If I want to follow Muslims का religion, so I can do that. So that is all on me. Okay, मुझे कोई इस चीज से मना नहीं कर सकता. So it depends on my faith, my belief. So I can do without any restrictions. So prevention of historical oppression. So British का divide and rule policy था ना, it created religious division. तो जैसे हमने पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना, क्यों एक नए आजाद देश को नए रूल्स की जरूरत थी, तो ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था। अब ब्रिटिशर्स को समझ आया कि अब इंडियंस मानने वाले तो नहीं हैं, तो उन्होंने सोचा कि कैसे इनकी, क्योंकि बड़े प्यार से हंस खेल के साथ में रहते थे, तो इनको लगा कि कैसे इनकी यूनिटी को तोड़ा जाए। सो देन दे स्टार्टेड दिस डिवाइड एंड रूल, और उसकी वजह से ये रिलीजियस डिविजन्स क्रिएट हो गए। सो लिबर्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स अस टू मेंटेन द रिलीजियस हार्मनी। सो दैट्स व्हाई दिस टर्म लिबर्टी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि भाई आपस में किसी भी रिलीजन के हो प्यार से रहो, पहले भी रहते थे अब भी रह सकते हैं। सो दे क्रिएटेड द रिफ्ट और अब ये बढ़ रही है।
So we have to stop all this. So then it promotes national unity by giving equal freedom to all the religions and beliefs. The country remains united and peaceful. ठीक है, तो ये हमें इक्वल फ्रीडम देती है रिलीजन फॉर ऑल, आई मीन इक्वल फ्रीडम कि हम कौन सा रिलीजन फॉलो करें या बिलीफ फॉलो करें, एंड कंट्री फिर भी यूनाइटेड रहे और पीसफुल रहे. देन इट स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी. अ डेमोक्रेटिक कंट्री मस्ट allow its citizen to voice their opinions and live without any fear of discrimination. तो डेमोक्रेसी हमेशा अलाउ करती है ताकि हम अपने ओपिनियंस की आवाज दें. जैसे अभी हमने उस स्मॉल लिटिल गर्ल के बारे में पढ़ा, लिसी प्रिया, जिन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में, उस छोटी सी बच्ची ने अपने ओपिनियंस दुनिया और देश के सामने रखे, राइट. सो वी हैव दैट फ्रीडम, और हम ये सब कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कि तुम्हारा रिलीजन ये है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारा रिलीजन वो है, तुम ये नहीं कर सकते. सो दैट डज नॉट हैपन इन आवर कंट्री. सो इक्वालिटी मीन्स ट्रीटिंग all the individuals equally without any discrimination, right. So it is closely linked to liberty, as true freedom can only exist when people are treated equally. तो ये लिबर्टी के काफी क्लोज हैं, राइट. तो बेसिकली कि अगर हम बात करें ट्रू फ्रीडम की, तो ट्रू फ्रीडम तभी होगी जब बेसिकली हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा. तो जैसे अगर हम बात करें कि अगर एक स्कूल है और उस स्कूल में अगर हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए पढ़ने की और किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की, तो एक्चुअल फ्रीडम तो तभी आएगा. अगर मैं बोलूं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तो ऐसा नहीं होता है. सो दैट डज नॉट मीन फ्रीडम, दैट इज नॉट द ट्रू फ्रीडम. सो इफ वी टॉक अबाउट ट्रू फ्रीडम, तो हमें सबको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, कुछ भी हो, सब इक्वल है. सो दैट्स व्हाट इट मेंट. नाउ कमिंग ऑन टू मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन abolishes all inequalities which are based on sex or gender, then race, religion, caste, creed और color. ठीक है, तो जो हमारा प्रियम्बल है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, वो एम्फेसाइज करता है इक्वालिटी अलोंग विद लिबर्टी. कोई भी जेंडर, रेस, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर कुछ भी हो, वी ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, राइट. तो आई होप ये आपको समझ आया है. नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट इज द की फीचर्स ऑफ इक्वालिटी. सो इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड. चाहे हमारा बैकग्राउंड कुछ भी हो, हम लॉ के सामने सब बराबर है. अगर एक बंदे ने, अगर किसी का से आप गए, आपने किसी की बाइक का शीशा तोड़ दिया और दूसरा है उसने भी तोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो अमीर है और आप गरीब है. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट आप गरीब हैं, बट आपके पास कम पैसे हैं, उसके पास ज्यादा पैसे हैं, तो वो बच जाएगा और आप नहीं बचोगे. तो इट इज नॉट लाइक दैट. So everybody is treated equally in front of the law. So no special privileges are given to any group or individuals. Correct. Next is equal opportunities for advancement. So everyone has a right to education, employment and growth. तो हम सबके पास, चाहे मैं गर्ल हूँ या कोई एक बॉय है, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है पढ़ने की, एम्प्लॉयमेंट की एंड इवन ग्रोथ की. सो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट. तो इवन खुद डेवलप होने के लिए हमारे पास हमें किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ नहीं किया जा सकता. Now the social and economic equalities. So the government must work to reduce economic inequalities. ठीक है, तो there are economic inequalities that we know. तो गवर्नमेंट को अब कुछ ऐसे पॉलिसीज, प्लान्स, और गवर्नमेंट को इस चीज पे काम करना चाहिए कि ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है ना, ये कम हो जाए. सो सोशल इक्वालिटी इंश्योर्स इक्वल रिस्पेक्ट एंड राइट फॉर ऑल कम्युनिटीज. तो हमारी कंट्री में जितनी भी कम्युनिटीज हैं, सबको इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल राइट्स मिले. सो दैट्स ऑल्सो व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग एंड दैट इज ऑल्सो व्हाट गवर्नमेंट को करना भी चाहिए. So what is the importance of equality now? So it promotes justice, so ensures fair treatment for all the citizens. It strengthens democracy, that everyone should have equal rights and opportunities. Then it encourages national unity, where all citizens are treated equally and helps in maintaining peace and harmony.
ठीक है, तो हम सब नेशनल यूनिटी ही प्रमोट करेंगे, एनकरेज करेंगे, ताकि हम सब इक्वली ट्रीट किए जाएं, हम सब आपस में मिल के प्यार से, पीस से, मतलब शांति से एक दूसरे के साथ रहें। नाउ फ्रेटर्निटी, अब फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? जैसे बाकी सारे जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी हम सुन भी रहे थे तो हमें फेयर आइडिया होता है। फ्रेटर्निटी वर्ड मीन्स ब्रदरहुड और promoting the sense of unity and belonging among the citizens. जैसे this country India belongs to me, so that belongingness is fraternity. So it ensures that people see themselves as Indians first before identifying with their regional or cultural background. तो इससे पहले अगर आप कहीं बाहर जाओ, ठीक है, आप कंट्री से बाहर जाओ, so first of all what you will say, I'm an Indian, राइट? सो दैट्स व्हाट फ्रेटर्निटी मीन्स, कि कुछ भी, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, ये बोलने से पहले पहली चीज जो हम बोलेंगे दैट इज दैट वी ऑल आर इंडियंस, दिस कंट्री बिलोंग्स टू अस, वी आर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री एंड वी ऑल लिव टुगेदर। तो वो ब्रदरहुड, दैट बिलोंगिंगनेस इज फ्रेटर्निटी। ओके, नाउ हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का, ये सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस स्लोगन एंड दे इंक्लूडेड दिस एज द अल्टीमेट गोल ऑफ द नेशन। तो अगर लोगों को जोड़ के रखना है तो ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी बहुत जरूरी है, कि सबके पास फ्रीडम हो, सबके पास इक्वल फ्रीडम हो, और सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर भाईचारे से, शांति से रहें। सो दैट्स व्हाट, दिस इज व्हाट, जो सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन में आया था। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे वो इस चीज से ना काफी ज्यादा इंप्रेस थे, तो उन्होंने कहा कि ये चीज तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने प्रियम्बल में ये तो हम डाल के ही रहेंगे। Okay, now the importance of fraternity in India. So it promotes national unity, encourages people to see themselves as Indians first rather than focusing on the regional identity, कि मैं हिमाचल से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ, या मैं केरला से हूँ, या मैं कर्नाटका से हूँ, या मैं महाराष्ट्र से हूँ। So that will come second. First what will come is that we all are Indians. Correct? Okay, now the importance of fraternity in India, it strengthens democracy. Fraternity ensures that every citizen respects and supports each other, leading to stronger democratic nation. ठीक है, तो हर सिटीजन जो है उसको रिस्पेक्ट मिलेगी और सपोर्ट मिलेगी एक दूसरे से, जिससे एक स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेटिक नेशन बनेगा। अगर हम आपस में ही बैठ के लड़ते रहेंगे कि तू इस रिलीजन से है, मैं उससे हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, मैं नॉर्थ से हूँ, मैं साउथ से हूँ, मैं ईस्ट से हूँ, मैं वेस्ट से हूँ, अगर हम इसी में लड़ते रहेंगे ना तो वो ट्रू डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी ताकि हमारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाए। सो इट्स बेटर दैट वी रिकॉग्नाइज आवरसेल्व्स एज इंडियन फर्स्ट। बाकी मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, वो दूसरी बात है। मैं नॉर्थ से हूँ, मैं साउथ से हूँ, दैट इज अगेन अ सेपरेट थिंग। सो टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक नेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस टर्म फ्रेटर्निटी, वी नीड टू imbibe it, we need to encourage this concept of fraternity. So ensure social harmony, removing discrimination and building a society based on equality and the mutual respect. तो एक ऐसी सोसाइटी बने जिसमें सब इक्वल हो और एक दूसरे के लिए एक रिस्पेक्ट हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इंटेग्रिटी, इट मीन्स दैट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री इज एन एसेंशियल एंड इनसेपरेबल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जैसे सबसे ऊपर है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, सबसे नीचे है केरला, तमिलनाडु के बॉर्डर्स हैं, राइट? तो जो भी इंडिया का पार्ट है, ठीक है, जो भी कंट्री का पार्ट है, इट इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब एक दूसरे के साथ रहें। कल को कोई परेशानी भी आती है ना तो भी हम एक दूसरे के साथ मिलके रहें। जैसे आपने सुना होगा कि कभी कोई एक स्टेट दूसरी स्टेट से पानी के लिए लड़ रही है, कभी किसी और चीज के लिए लड़ रही है। सो लेट्स नॉट फाइट ऑन दीज थिंग्स, लेट्स थिंक ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, और फिर हम ये सोचे कि वी बिलोंग टू द सेम कंट्री। ठीक है, मान लिया स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं बट स्टिल वी ऑल आर इंडियंस, राइट? सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम ज्यादा प्यार से और अच्छे से रह पाएंगे। सो इट प्रमोट्स यूनिटी, रिस्पेक्ट एंड नेशनल ऑनर।
ओके तो ये हमारी यूनिटी दिखाएगा ग्लोबल लेवल पर, ये हमें ये बताएगा कि वी ऑल आर इंडियंस एंड वी रिस्पेक्ट ईच अदर, चाहे हम किसी भी रिलीजन, रीजन, कास्ट, क्रीड, किसी चीज़ के भी हैं, बट वी रिस्पेक्ट ईच अदर, और ये हमारे लिए एक बहुत ही ऑनर की बात रहेगी। करेक्ट। सो इट इंश्योर्स द नेशनल यूनिटी, integrity ensures that all states and religions remain united as one country. So that's what I was saying. चाहे मैं महाराष्ट्र से हूँ, चाहे मैं सिक्किम से हूँ, चाहे मैं यूपी से हूँ, या फिर मैं कर्नाटका से हूँ, आई एम एन इंडियन, और एज अ कंट्री हमें हमेशा यूनाइटेड रहना है, ना कि एक दूसरे से कि ये तुम्हारी स्टेट और ये मेरी स्टेट और मैं इस पे लड़ती रहूं। ठीक है। देन प्रिवेंट्स डिविजन्स, स्टॉप सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स एंड ट्राई टू ब्रेक द कंट्री इनटू स्मॉलर पीसेस। तो आपने सुना होगा काफी सारे ऐसे आंदोलन बीच बीच में चलते रहते हैं, राइट, कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू ब्रेक आवर कंट्री इनटू पीसेस, एंड वी एज द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया वी शुड नॉट एनकरेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और हम इन एक्टिविटीज से और इन एक्टिविस्ट से जितना दूर रहें उतना अच्छा है, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे सके अपने नेशन को, और एक स्ट्रॉन्ग नेशन बना सके, एक ऐसा नेशन जहां पर पीस और हार्मनी हो। राइट। सो इंटेग्रिटी एक तरह से इट इज वेरी असेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड इंडिया। राइट। सो इट इज असेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड इंडिया। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन या एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट this national unity and honor. So then it maintains respect and honor, so every citizen must respect country's unity and not engage in any activities that harm the national integrity. तो हमें ऐसी activities में engage ही नहीं होना है, right? So it defines high treason, and action that threatens the integrity of the nation is considered high treason, विच इज अ सीरियस क्राइम। तो हमें ऐसी चीजें जो हमारी कंट्री को किसी भी तरह से ब्रेक कर रही हैं, हमें उन एक्टिविटीज में एंगेज होना ही नहीं है। देन गोल्डन जुबली ऑफ इंडियन रिपब्लिक। सो ऑन 26 जनवरी 2000 India celebrated the golden jubilee of India's republic, marking 50 years of India's republic. ठीक है। तो 1950 में इट स्टार्टेड, राइट। सो 26 जनवरी 1950 में हमारा रिपब्लिक डे था, मतलब फर्स्ट रिपब्लिक डे, एंड ऑन 2000 it was the 50th, so that was our golden jubilee. So the special function was held in the central hall of the parliament for this, and on this occasion then the speaker of Lok Sabha, उस टाइम जो लोक सभा के स्पीकर थे श्री GMC Balayogi, emphasized the importance of the constitution, saying, let us all resolve once again to live up to the ideas enshrined in the constitution and to be vigilant to guard the republic. मतलब कि जैसे एक बार फिर से ये प्रण लेते हैं कि हम अपने देश के जो संविधान में लिखा गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, हम उसको फॉलो करेंगे और उस हिसाब से चलेंगे, और साथ ही साथ अपने देश का सम्मान करेंगे और उसको आगे बढ़ाने में हेल्प भी करेंगे। सो दिस वाज ऑल व्हाट देन द स्पीकर ऑफ लोक सभा श्री बाला योगी जी सेड, राइट। तो जैसे हम अपने घर का ध्यान रखते हैं, राइट, अपने घर में बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, सो सेम वी विल डू फॉर आवर कंट्री एज वेल। So this was all from our today's session. I hope you understood it. कोई भी question हो, कोई भी doubt हो, please ask it on Ask Question section and book your class with Learner Hub स्वयं if you have any doubts, या आप पूरे चैप्टर को हमारे साथ बैठ के फिर से पढ़ना चाहते हो। So this was all and I'll see you next time with the next video. Till then you all take care and as you all know, Learner Hub मतलब free है पर best है।